अ, हम अपने बस्से के पॉडकास्ट में तमाम अपने देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे जो पॉडकास्ट का मौज़ू है, वो है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को अदालती इस निज़ाम में क्या चैलेंजेस हैं और इवन के जो तबक़ाती निज़ाम है, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे अदालती निज़ाम पर। और इस टॉपिक पर हमने जो डिस्कशन करने के लिए जिन गेस्ट को मदऊ किया है, वो खुद सिंध के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम सुमेर है और ये जो हैं अभी सिंध हाई कोर्ट में डिफरेंट जो है इनकी फ़ील्ड्स इनमें कहते हैं ये क्रिमिनल लॉ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैक्सेशन पर कर रहे हैं और खुद एक अ, जो है वो सोशल वर्कर भी हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने काफ़ी जो है वो बार की पॉलिटिक्स में भी काम किया हुआ है। तो हमने इनको मदऊ किया है कि ये हमारे साथ जो है वो इस टॉपिक पर जो है वो इस पर डिस्कशन करें। सुमेर हम आपको वेलकम कहते हैं अपनी पॉडकास्ट में। Thank you so much, Vicky, and thank you so much, Sunil. सही। तो हम अब अपनी पॉडकास्ट का जैसे इस जो हम इफ्तिताह करते हैं उसमें पहला सवाल ये है कि ये अदालती निज़ाम वैसे होता क्या है? एक हमारे जो सुनने वाले हैं जिनको बिल्कुल ना पता हो कि अदालती निज़ाम कैसे काम करता है क्या? और आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा है? क्यों अदालती निज़ाम होना चाहिए ना एक कंट्री में? सबसे पहले तो बहुत ही और अच्छा टॉपिक आपने विकी और सुनील ये चूज़ किया है और मैं आपकी ये पॉडकास्ट देखता हूँ, कभी साइंटिफिक इवोल्यूशन पे, कभी किसी के वर्कआउट पे और किसी वुमन एम्पावरमेंट पे मैंने आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट यू कि लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा हो कि 2-3 दिन पहले मैंने ये लिखा था कि इस मुल्क की बदकिस्मती कि अभी पॉडकास्ट पे भी सिर्फ़ खलील रहमान कम्मर जैसे लोग या इवन मौलवी जैसे लोग उनकी पॉडकास्ट होती है। तो थॉट प्रोवोकिंग सेशन बहुत ही कम होता है क्योंकि मैं ये कहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड स्पेक्ट्रम पे चलती है। जो इंफॉर्मेशन जो देनी है लोगों के ज़हन ऐसे रोबोटिक बनाने के लिए, हुँ, तो यू बोथ एंड योर टीम इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। और जहाँ तक आपका पहला सवाल है सिंपल लैंग्वेज में कि अदालती निज़ाम क्या है? इसकी अगर गूगल मीनिंग की जाए तो इट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है? हुँ, तो ये तो एक है कि अदालती व्हाट इज़ द जुडिशियल सिस्टम इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये कॉलोनियल एरा के बाद हमारे पास एक सिस्टम आया, उससे पहले तो आप जानते हैं हिस्ट्री में कि बादशाहत होती थी, कोई आदर फरमान हुँ, जारी हो गया, फिर उनके जो काज़ी होते थे, पिछले दौर में किसी की एक उससे बाद में फिर सज़ाएँ भी उन चीज़ों में होती थी, हाथ काट देना, मार देना हुँ, या ये ऐसी चीज़ें सज़ाएँ और कानून अपने तरीके से तो बेसिकली लॉ वाज़ प्रीवियसली इन द हैंड्स ऑफ किंग्स एंड पावरफुल। ये हुँ, एक नया टर्म करके कॉलोनियलिज़्म के बाद फिर इन्होंने कहा कि जो हमारे जो बाकी सारे जो मुल्क हैं, अब क्योंकि इंग्लैंड और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सारे ये वापस चले गए, तो उसके बाद अपने सारे ये मुल्क जो छोड़ के गए, तो हमारे पास मैं ये समझता हूँ कि दुनिया बहुत ही तब्दील होती जाती है, हर दिन एक नई चीज़ है, बट हुँ, स्टिल हमारे पास वही 1800 का कानून है, आप हमारे पास जो भी कानून हो, पीपीसी हो, पिनल कोड हो, सीआरपीसी हुँ, हो, मतलब जो भी एप्लीकेशंस हैं, तो वो हमारे पास यही चलती हैं। हुँ, तो बेसिकली उनके मुताबिक मैं नई चीज़ों के तो नहीं, उनके मुताबिक कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी इन्होंने एक अपना एक सिस्टम बनाया गया कि अदालती के में जैसे कोई उनके टाइम पे जैसे भगत सिंह जैसे लोग थे या कोई ऐसे रिवॉल्यूशनरी लोग थे, तो हुँ, उनके पास जो कौन से कानून लगाया जाए, कौन-सी सज़ाएँ की जाएँ, मूवमेंट उनको कैसे रोकी जाए। जैसे आप हुँ, हमेशा सोचते हैं या देखते हैं कि भाई 144 लग गया है तो या हाँ, ऐसी कोई बातें आप देखते हैं, तो ये क्यों होता है कि ये कॉलोनियल टाइम से ही एक लॉ बनाया गया है कि भाई जो उनके खिलाफ या रेज़िस्ट कोई करे या कोई डिसेंट वॉइस कोई उठे, तो भाई हुँ, एक अपना कलम लगा दो, 144 लगा दो, बस 2 बंदों को ना बिठाओ, कोई भी कैसे ना करे। हुँ, अब क्योंकि उनको लोगों को खड़ा होना और जलसा-जुलूस करना या प्रोटेस्ट करने के लिए भी ये करते थे। हुँ, तो हमने और इन्होंने इनका नाम कर दिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। चाहे हाँ, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर इनके अपने फ़ायदे का हो, लेकिन इनका है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे जो अदालती निज़ाम का वो है कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हुँ।
तो वैसे ये भी होता है ना कि जैसे सिस्टम है कोई भी, अब हर मुल्क जैसे अपना सिस्टम चला रहा है, एक रियासत है, और रियासत में ज़ाहिर बात है बहुत आपके साथ जो है वहाँ पर एक अवाम रहती है, उनकी एक तादाद होती है, उसमें ज़ाहिर बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे और उनको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देन आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आएँगे तो उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाएगा। जब मेजॉरिटी जिन चीज़ों पर एग्री होती है तो हमने एक प्रिंसिपल्स बना लिए कि ये है ना, और फिर अदालती जो निज़ाम है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन आपका कहने का मकसद है कि जो हमारे जो लॉज़ बने हैं, वो इवॉल्व ही नहीं हुए। वो जो पुराने जो कॉलोनियल जो हैं, जो कि हमने उन्होंने तो अपनी एक उनका अपना एक सिस्टम था, उनको चलाना था, एक कॉलोनी को मेंटेन करना था। अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं, कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन स्टिल शायद कॉलोनियल जो रूल्स हैं, वो स्टिल एक्ज़िस्ट करते हैं, और वो हमें वही गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं कि जो ये चीज़ें कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, तो फ्रीडम आपकी कर्टेल होती है उसमें। जी हाँ। असल हुँ, बात ये है कि जैसे उन्होंने कॉलोनियल वो तो चले गए, लेकिन उनके जो ये मुल्क जो ये लाइन ड्रा कर ली, सदियों से जो लोग रहते हैं, उनकी आपस में वो एक ही दिन में, एक ही रात में अगर लाइन ड्रा कर ली, तो उनकी रस्मों, कल्चर सी ब वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस सेंचुरीज़ ना, लाइक ये हुँ, कोई इंडिया या कोई पाकिस्तान, मतलब कल कोई बच्चा कोई नया हो, कोई 71 में बांग्लादेश को आपने लाइन बना दी, आपने ये लाइन ड्रा कर ली, तो एक रेड क्लिफ आके रात के दिन में एक बना लेते हैं। तो ये क्योंकि ये इनका एक जो कंस्पायरेसी होती है, उस पे बुनियाद पे। अब उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन कानून तो फिर भी हमारा होना चाहिए, लॉज़ वही होने चाहिए, जस्टिस हुँ, सिस्टम वही होना चाहिए, जो हम चाहते हैं। हुँ, बदकिस्मती से यही हम कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम भी वही उनका लॉर्ड मैकालो का, आपका आज तक हमारा स्कूलिंग सिस्टम लॉर्ड मैकालो का चल रहा है, मैकालो का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। भाई दुनिया हुँ, एआई पे चली गई, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट चली गई। अभी रिसेंट भी एक जो आप यूट्यूब पे या ऐसी वीडियो देखते हैं, हम आज भी जूजू माटी पढ़ रहे हैं, आज भी वाड़े तारा गोल तारा पढ़ रहे हैं, या हुँ, आज भी हम स्कूल में जो दूसरी जो भाई कहाँ है आजकल जूजू माटी, ये दौर है जूजू माटी बच्चे को पढ़ाने का। चलो उस दौर में तो हुँ, जो जो हमारी जो ये थी, आज तो चीज़ें नहीं है ये। हुँ, आजकल हुँ, को एक दुनिया एक अलग तरीके से जा रही है। आपने तो चीज़ों को, और हमें तो एथिक्स भी ना पढ़ाई जाती है, ना ये बचपन से ही एक जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो एक अंग्रेज़ों का एक कानून। तो हम टू कटिंग इट शॉर्ट, तो हम अपने ही टॉपिक पे रहते हैं कि जस्टिस सिस्टम फिर भी उनका ही है, कि ताकि उनके ही जो लोग हैं, जो हम पे हुक्मरानी करते हैं, वो चाहे अवाम को जैसे उन्होंने गुलाम बना के रखा था, इनका भी यही मकसद है कि ये भी जो अवाम है, ये भी गुलामाना ही रहे, लेकिन जैसे जब से ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं आपको इस ये हर चीज़ एक तारीख से मिली-जुली है। ईस्ट हुँ, इंडिया कंपनी में जब 1980-57 में इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, तो ये इनकी एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ प्रोविंस थी, उनकी जो फ़ौज थी या उनके जो लोग थे, उनका जो साथ दिया था। बाकी जो हुँ, ये जो आप भले चाहे पठानों का केपीके का एरिया हो या सिंध का एरिया हो, या इन्होंने इनका साथ नहीं दिया था, तो अब तो वो वॉर ऑफ, हम तो कहते हैं कि भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहते हैं म्यूटिनी, ग्रेट म्यूटिनी, हुँ, बगावत जो थी। तो अब तब से इन्होंने जो उनके जो लोग थे, उस जो हमारे एक प्रोविंस है, अ, उनके हवाले कर दी, ताकि ये जो पूरा पार्ट है, हालाँकि इन्होंने कभी ये एक आज़ाद या इन हुक्मरान, इनको ज़िंदगी में, इनको लाइफ़ में पहली मर्तबा हुक्मरानी दी गई, वरना ये हुक्मरान तो थे ही नहीं। लाइक आपने हुँ, सुना होगा भाई सिंध तो भाई आज़ाद था, वहाँ पे ये हमारी जो ख्यारपुर रियासत थी, हमारी ये बहावलपुर रियासत थी, ये सारे ओके, कलात हो, ये आपके ये तो कल पाकिस्तान में है, 1958 में कलात हो या कोई भी चीज़ हो। सिंध की तो 3, हैदराबाद अलग रियासत है, मतलब देयर वर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हुँ, लेकिन एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदा भी बड़े इतने अच्छे अल्फाजों में, 1944 का जो 40 का रिज़ॉल्यूशन है, कि एवरी स्टेट वुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मकसद क्या होता है? कि भाई उसकी जो हर चीज़ अपनी इंडिपेंडेंट होगी, अपने तौर तरीका होगा, लेकिन ये एक उसके बाद वही माफिया, वही कब्ज़ा, वही सोच, हम मतलब हम कहते हैं कि वही सोच ही आज तक चलती आ रही है, हमारे अदालती निज़ाम में भी। सुमेर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने के लिए। मेरा सबसे पहले सवाल ये होगा कि
पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? सुनील साहब, काफ़ी हमारी तो एक तो अदलिया, आज़ाद अदलिया तो कहना बड़ा, इसको तो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन चैलेंजेस मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अब जो रिसेंट रिपोर्ट है, मतलब 2023 की, कि देयर आर 2.26 मिलियन केसेस पेंडिंग हुँ, एक मुल्क में, जुडिशरी में, एक जहाँ पे आपकी जो लोअर जुडिशरी है उसमें 90% हाई सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के 90% जो लोअर जुडिशरी में जहां से केस की शुरुआत होती है, जैसे एफआईआर हो, सिविल डिस्प्यूट हो, हुँ, टोटल जो है वहां पे आपकी 2.26 मिलियन केसेस पेंडिंग है। जब से नंबर वन, देखें ये भी एक चैलेंज होता है ना, एक मैं आपको बताऊं कि मैंने हमेशा, मैंने एक प्रोग्राम में ये भी बताया था कि भाई, जैसे हॉस्पिटल आपकी 24 आवर्स हो सकती हैं, जैसे आपकी इमरजेंसी लग सकती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होता, थाना थाना आपका 24 आवर्स हो सकता है। तो हमारे मुल्क में हमारे अदालती निजाम को सही करने के लिए अदालतों को भी 24 आवर्स होना पड़ेगा, आज ना कल। क्योंकि आज अगर ये जो 1 बजे के बाद जजेस और कोर्ट आराम से उठ जाते हैं, ये जो वकील हमेशा 2 बजे के बाद कोर्ट छोड़ के चले जाते हैं, तो देखें, मैंने एक ये भी बात बताई थी, एक मूवी का डायलॉग था सुल्तान राय का, कि जब जुल्म 24 घंटे होता है तो अदालतें क्यों 12 बजे 1 बजे बंद हो जाती हैं? जुल्म का तो कोई टाइम नहीं होता ना, इंसाफ करने का तो कोई टाइम नहीं होता ना। हॉस्पिटल में तो पेशेंट का जैसे भी गोली लग सकती है, तो उस भले चाहे 1 बजे हो, 2 बजे हो, रात के कितने बजे, ऐसे ही हुँ, सिस्टम को अगर जहाँ पे देखें, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वहाँ का एक सिस्टम है, अदालती एक निज़ाम बना हुआ है, वहाँ पे कैसी प्रोसिक्यूशन है, यहाँ पे आपके मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग है, 90% केसेस नीचे से पेंडिंग है। तो एक जज के बाद, परसेंटेज में आपको बता रहा हूँ, एक जज के बाद मोर देन 1000 पर डे केसेस हैं। एक ओह केस शिट! मतलब सुनना, 2 केस, 3 केस, 5 केस, आपको उसमें एक वकील को सुनना पड़ता है, फिर प्रोसिक्यूशन को सुनना पड़ता है, फिर आप दोनों पार्टीज को बैठ के अपना जजमेंट लिखना पड़ता है। एक जज एक जज एक केस पे कितनी जजमेंट लिखेगा? हुँ, यहाँ पे पर पर्सन पे 1000 केसेस हैं, फिर वो क्या करता है, बैकलॉग केस में वो फेंक देता है, वो फाइल छोड़ देता है। फिर ये छोड़ने की वजह से ये ऐसे केसेस बढ़ते जाते हैं। तो हुँ, मेरी ये बात मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आज अगर 2.20 मिलियंस हैं, तो अगर ये सिस्टम कंटिन्यू रहा, अगर ये 1 बजे के बाद अदालतें बंद होती रहीं, अगर इनको 24 आवर्स और अदालतें मज़ीद नहीं की गई, वकील मज़ीद नहीं किए गए, अगर नई कोर्ट्स नहीं बनाई गई, तो ये 5-10 मिलियन और बढ़ जाएँगे। तो दिस वाज़ द नंबर 1 चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो होता है, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है करप्शन इन द लीगल सिस्टम। हुँ, अब ये क्योंकि देखें, इसका तो पूरा एक मिसाल है कि लॉ एंड जस्टिस, ये अभी रिपोर्ट आई है, पूरी ये दुनिया को ये मस्त पता है कि 130 और दुनिया के 135 कंट्रीज़ में वी आर ऑन 129 नंबर। ओके, शिट! हमारा मुल्क माशाल्लाह, जो मुल्क मुमलकत खुदा दाते इंसाफ में हम दुनिया में 129 नंबर पे हैं। ये हमारे हाँ, लिए एक डेरोगेटरी और एक शेमफुल, और एक हमारे लिए बीइंग लॉयर, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट, कि क्यों। अब मैं समझता हूँ कि ये क्यों है, बैकलॉग ऑफ केसेस भी हैं, प्रेशर्स भी है, और फेवरेटिज्म भी है, नेपोटिज्म भी है। जहाँ मेरिट नहीं होगी, जहाँ पे इंसाफ का, तो वो वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट मैं आपको ये चैलेंज बताता हूँ कि करप्शन कैसे, कि भाई आपको 126 क्यों नंबर मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक जज को अगर 1000 केसेस हैं, एक जज को अगर यहाँ से नीचे से, अब एक बंदा है, नीचे से सज़ा मिल जाती है। उसको पता है कि मैं ऊपर जो है, कोई मैं जान-पहचान होगी, मैं वहाँ पे बात कर लूँगा, या मेरा कोई जानने वाला होगा, वो नीचे से अपील में चला जाएगा, अपील में वो छूट जाएगा। दूसरी जो किसी का केस नीचे से चले खराब हो गया, तो नीचे से ऊपर जाके वो अपील में जाएगा, नीचे से, मतलब एक तो लॉन्गर पीरियड भी हो रहा है, ऊपर से उसको पता नहीं चल रहा कि कोई जज है जिसने करप्शन की है, या किसी वकील, जो हमारा माशाल्लाह एक जो तबकाती निज़ाम पे विकी ने जो पहले बात की, देखिए तबकाती निज़ाम यही होता है ना, कि एक वकील को 2 वकील हो रहे हैं ना, एक वन हुँ, फॉर कंप्लेनेंट साइड, वन फॉर अक्यूज़ साइड।
अब दोनों को, एक को अगर फीस मिल रही है 1 लाख रुपए, दूसरे को मिल रही है, चाहे अक्यूज की साइड हो, दूसरे को मिल रही है बेचारे को 5,000, तो वो जो दूसरी साइड वाला उसे बोलेगा 5,000 में तुम आप क्या कर रहे हो, मैं आपको 2 लाख दिलवाता हूँ, आप मेरी साइड ले जाएं। देखें, वो 5,000 को देखेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो 2 लाख ले लेगा। क्योंकि ये जो पॉवर्टी इज मदर ऑफ ऑल इविल्स, जो भूख है, जो तबकाती निजाम जहां होता है, एक सिस्टमिक नहीं है, पैसों की ये मसला ये है। अब तो सर्वाइवल, हम यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त बुक थी, मैंने अभी जो एक लॉयर्स बैरिस्टर बुक नाम था उसका, उसमें लिखा था कि वकील को प्रोसिक्यूशन में बनना चाहता है, प्रोसिक्यूशन को जज बनना होता है, जज को हाई कोर्ट का जज बनना होता है, हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये होता है कि मेरी कोई भी एक लैंडमार्क जजमेंट हो। इन तमाम, उनकी सोच जस्टिस पे नहीं जाती, इंसाफ करने में ये ऐसे बढ़ जाते हैं कि मेरा आगे वो, मेरी जो कैडर है वो ऊपर चलता जाए, लेकिन इसके बीच में इंसाफ रह जाता है। दिस इज द पोजीशन। तो मैंने कहा कि करप्शन is also that like the biggest challenge not only for the country but justice system as well. करप्शन अब जैसे नहीं कि सारे जजेस होते हैं, लेकिन जो करते हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं। अगर, मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखें भाई, अगर ये ऐसा नहीं होता, मुझे लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसे बात करते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा अगर ऐसा नहीं होता तो 120 आप 1 नंबर पे होते, दूसरे नंबर पे होते, दुनिया के तीसरे नंबर पे होते आप इंसाफ में। क्योंकि दुनिया की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपकी ये चीजें नहीं होती, वो आपके ये एक्सक्यूजेस नहीं देखते कि हमारे पास इतने केसेस हैं। नो, आप जब दुनिया देखती है कि एक को लिबर्टी, आप मिसिंग पर्सन, दुनिया का कहां से कानून है, आप बिना किसी को इंट्रोगेट, जैसे आपका आइन हो गया, आप कह देते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका आर्टिकल कह देता है, लिखा हुआ है। एंड आइन जो है हमारा सबसे बालातर कानून है, चाहे वो सीआरपीसी हो चाहे पीपीसी हो, ठीक है। आइन कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को दी जाएगी। उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करके आप किसी बंदे को बिना इजाजत आप उठा लेते हैं। सबसे पहली बात, आपने उठा लिया, चले आइन उसके बाद भी आपको ये कहता है कि ठीक है आपने उठा लिया, लेकिन यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्सन विद इन 24 आवर्स बिफोर द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। आपको 24 आवर्स में, ये आइन कह रहा है कि भाई 24 आवर्स में आपको वो बंदा, वो इंसान, वो बॉडी आपको प्रोड्यूस करनी है कोर्ट में। 5 10 साल, 50 10 20 साल हो चुके हैं लोगों की। बलोचिस्तान की तो ये सिचुएशन है कि लोग कहते हैं हमें आप लाश दे दें, हम सिर्फ उनको दफनाने के लिए। दिस इज द पोजीशन एंड दिस इज द वॉइस ऑफ डिसेंट। राइट एंड रॉन्ग की तो बाद की बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल सिस्टम में। फिर वो क्या समझते हैं कि देखें, उनकी जो आप जो अपने स्टेट के अगेंस्ट, या वो देखते हैं कि हमारी तो कोई आवाज ही नहीं कर रही। मैं अगर कह रहा हूं कि ये बात गलत है या ये गलत हुआ है, उसकी वजह पे मैं अगर उठाया जाऊं, और आइन भी अगर कहे कि मुझे प्रोड्यूस करो, उसके बावजूद भी मुझे वो टार्चर और ये किया जाए, मारा जाए और बुलेट रेटेड बाधी दी जाए, तो ये डिसेंटिंग वॉइस आगे बढ़ते हैं। फिर इनका जो माजरा है कि भाई इसराइल दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, कोई अमेरिका दुश्मन है। भाई जब तक हम अपने दुश्मन आप हैं, हम अपने लोगों का ख्याल नहीं करेंगे। बंगाली, हम वी वर पार्ट ऑफ बंगाली, बंगाली वर कॉल्ड पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी थे। ये जुडिशियल सिस्टम ही था ना उनका। जैसे मैं आपको यही चैलेंज बता रहा हूं, या मैं आपको इसके लिए कि एक 20 लाख वो कह रहे थे, वो आईनी कानूनी उनकी सीट्स 165, शेख मुजीब रहमान गॉट इट 165, 42 and 56 सीट्स वर गॉट बाय भुट्टो। अब बताएं, मुझे कैलकुलेशन करके बताएं कि प्राइम मिनिस्टर, कोई भी दुनिया की जमहूरियत बताएं, कोई इंसाफ बताएं, कोई अदालत बताए कि किसका कौन डिजर्विंग था उस सीट पे या उस मुल्क। 165 169 सीट वाले को आप कह रहे हैं कि नहीं मान रहे, कि नहीं, वो जो 65 के भी नहीं, बांग्लादेश में उसने एक भी सीट नहीं जीती। फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि वो आपके टर्म्स में नहीं आ रहा, वो उसकी 6 पॉइंट एजेंडा है, आप उनको अलग करके उनको मारते हैं, ये कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये क्यों है? और माशाल्लाह, क्या अदालतें नहीं थी उस वक्त? क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? क्या कोई हाई कोर्ट नहीं थी? ये हमारे पास तो पुराने पुराने लॉर्ड मैकाले, दूसो कैसे, यहाँ पे मौलवी तमीजुद्दीन खान एक मशहूर केस है जिसमें गवर्नर जनरल ने असेंबली डिसॉल्व कर ली। तो इतनी पावरफुल तब की जो जुडिशरी थी। हमारा पहला जो
1946-56 का ये मौलवी तमीज इनकान केस है, उसमें गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व करके, लेकिन हाई कोर्ट ने वो कह दी कि भाई आपका पावर ही नहीं है, आप ऐसे डिसॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ऐसे भी हमारी जुडिशरी थी, लेकिन बाय द टाइम ऐसी जुडिशरी, जैसे मैंने बताया कि मुल्क टूट जाते हैं और वहां पे ये एक 165 सीट्स को भी वजीर आजम नहीं मिलता, तो दिस वाज द पोजीशन कि ये क्यों है, करप्शन, दैट वाज द। दूसरा ये कि लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस, लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस फॉर दी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अब ये लिमिटेड एक्सेस क्यों है, जैसे गरीब है, मैंने जैसे तबकाती निजाम में हमने बात की, मार्जिनलाइज को तो बाद में बात करते हैं, उनको तो मेरी नजर में तो इंसाफ ही नहीं मिलता। लेकिन क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस क्या है कि जब ये से रिसेंट, अब जैसे ये मिसाल है, आपने फेमस सुनी होगी, नताशा एक ड्राइविंग केस है, इससे पहले ये नाजिम जोखियो केस था, इससे पहले एक रानीपुर का केस था हमारे सिंध में। तो जुडिशियल सिस्टम ये है कि एक रैश ड्राइविंग में आपने 2 जाने आपने ले ली, नाजिम जोखियो की बॉडी मिल गई है बुलेट रिडल्ड, एक वडेर ने मारी है, एफआईआर कट गई है, ये हो गया। आपने वो एमपीए एमएनए वो आज भी वो ऐसे चल रहे हैं। देखें, हम तो कुछ नहीं, दुनिया तो फिर तो आपको देखती है ना, दुनिया तो आपकी रिपोर्ट्स ऊपर जाती हैं, फिर आपको 126 तो बहुत ही अच्छा दे दिया है, 130 में तो 140 भी होता तो आपको 140 होना चाहिए, क्योंकि आपकी तो लिमिटेड एक्सेस है। आपने किसी को, अच्छा गरीब ये सोचेगा कि मैं जाऊं, लिमिटेड एक्सेस कैसे, मुझे कोर्ट में वकील को फीस देनी है, कोर्ट फीस अलग देनी है, मतलब एक सिविल सूट होता है ना, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है, कोर्ट फी माशाल्लाह लिखा हुआ होता है, हम माशाल्लाह अर्निंग कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट की फीस होती है। अब देखें बैकलॉग मिलियंस ऑफ केसेस हो जहां पे हम कमाते भी कैसे हैं, गरीबों से, कोर्ट फीस लिखा हुआ है प्रॉपर्टी के हिसाब से, भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे उस पे लाख रुपए देने हैं। अब कहां से है, बंदा एक सोचे, आम आदमी एक सोचे कि मैं सिविल डिस्प्यूट में भी बात कर रहा हूं और क्रिमिनल पे भी आ जाता हूं। अब एक सोच रहा है कि यार मैं जाऊं, मुझे ये फीस भी देनी है, मुझे वकील की भी फीस देनी है, फिर मुझे ये करना है कि मुझे ये भी पता नहीं है कि कल डिसीजन आएगा, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा सिस्टम है कि मुझे नोटिसेस भी करने हैं, पुराने दौर के पेस्टिंग चल रही है, हम घरों पे आज तक पेस्टिंग कर रहे हैं, हमारा ये नोटिस चल रहा है, हम एक नोटिस भेजते हैं घर, दूसरा हम कैसे, आप यू आर देयर सिटिंग इन द स्वीडन टॉकिंग लाइव ना। हालत ये है कि आज भी हम लेटर जो खत लिखते थे, हमने सनम को खत लिखा, हम आज खत भेजते हैं कि भाई आ जाओ आप पे कैसे, फिर दूसरी 15-20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर हम भेजते हैं भाई आ जाओ आप पे ग्रेट, भाई तीसरी दिन के बाद हम 3-4 नोटिस भेजते हैं, उसके बाद फिर पेस्टिंग का ऑर्डर होता है। ये हमारा सिस्टम, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये जो कॉलोनियल इरा का जो सिस्टम क्या चल रहा है, पेस्टिंग होती है कि भाई आप पे केस हुआ है, आप आ जाएं बराए मेहरबानी। अब जिसने केस किया है उसकी जगह वहां की वहां रही, स्टे तब मिलेगा, उसको जगह टूट रही है, कुछ उसमें मसला होगा, कोई उसकी जगह गिर भी सकती है। दिस इज द सिविल डिस्प्यूट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि फिर जाके जब पेस्टिंग होती है वो बंदा होशियार होता है, अब दूसरा वकील, उसको भी वकील करना है, फिर वो जब रिटन स्टेटमेंट जब देगा, जवाब दाखिल करेगा, फिर एविडेंस चलेगी, अच्छा ये प्रोसेस है। अब इसमें स्टे आ गया या डिसीजन आ गया, वो दूसरा अगर जो हार गया वो ऊपर अपील जाएगा, एक ही अपील, दूसरी अपील, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसने केस किया वो कहां तक चलेगा। कैन यू इमेजिन, आई वाज सिटिंग इन द हाई कोर्ट, 82 और 72 का केस चला, जिसमें 82 नाउ दिस इज 2024, इतनी बड़ी फाइलें थी। तो जस्टिस साहब ने उस वकील को कहा कि खुदा का खौफ करो, क्योंकि वो जो खड़ा था ना, केस चल रहा था, दादा, बाप और वो बेटा चला रहा है। दीज आर दी चैलेंजेस। क्रिमिनल केस में आ जाते हैं तो वहां पे भी आप देखें एफआईआर कटेगी नहीं, आम बंदे की, वरना कानून ये कहता है 154 हमारी जो सीआरपीसी है वो कहता है कि भाई स्टेटमेंट रिकॉर्ड, आपकी जो शिकायत है, ड्यूटी ऑफिसर जो हद का एसएचओ है वो ड्यूटी बाउंड है, नहीं हम नहीं करते, हम करते ही नहीं। हमें साहब की फोन आए, कौन पार्टी आई है, कौन है, सामने कौन है, गरीब है, अमीर है,
अमीर है तो फिर साहब के पास फोन जाएगी, फिर डीएसपी ज्यादा देगा तो होगी, एसपी तक कॉल जाएगी, फिर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी यहाँ से जो इंसाफ तो बाद की बात है सर, रिपोर्ट दर्ज हुँ, करने के लिए तो ये चैलेंजेस हैं, करप्शन जैसे मैंने बताया, लिमिटेड एक्सेस टू बताया सिम्युलेटर है। और बैकलॉग ऑफ केसेस, ये चैलेंजेस काफ़ी हमारे जुडिशियल सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पर जैसे एक और भी जैसे आपने करप्शन की बात की, पाकिस्तान से ये फ़िक्रा निकला है कि लॉयर नहीं, जज कर लो ना, पाकिस्तान में ये फ़िक्रा भाई वो पाकिस्तान का इसलिए ये है। इसलिए वो कहते हैं कि देखें नहीं, ये एक और भी मिसाल आजकल वो चल रही है कि एक वो कह रहे हैं कि मैं वकील तो अच्छा है तो जज कर लूँ, लेकिन ये है कि एक रिपोर्ट करने से पहले उसको पुलिस वाला कहता है कि मुझे ना ये 10,000 दे दो। तो हुँ, एक रिपोर्ट करने जाता है, वो कहता है नहीं, नहीं मैं कोर्ट जाऊँगा, केस करूँगा। अब वो कोर्ट में गया, तो बज मुल्ज़िम मुल्ज़िम गया, उसको पकड़ के पुलिस ले आई। हुँ, तो पुलिस ने उसे कहा कि मुझे 10,000 दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो उसने हुँ, कहा कि नहीं मैं केस चलाऊँगा। अब केस चला, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। तो हुँ, वहाँ पे केस चला, अब केस भी जैसे आपको पाकिस्तानी अदालतों का, तो माशाल्लाह उससे 2, 3 साल, 5 साल के बाद जब उसको जज ने कहा कि मैं तुम्हें बाइज़्ज़त बरी कर रहा हूँ, तो उसने कहा सर बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको ऐसे छो करे। तो उसने कहा भाई क्यों? उसने कहा अरे क्यों मुझे बोल रहे हो? मैं तो जज हूँ। उसने कहा सर ये जो आप मुझे बाइज़्ज़त बरी, तो वो मुझे 5 साल पहले कर रहा था। तो तो दिस इज़ नहीं व्हाट लेकिन द हुँ, जी, जी। तो अभी जैसे यहाँ पर जैसे थोड़ा-सा सिस्टम स्वीडन का मुझे पता है कि जैसे एक तो यहाँ पर जैसे अभी आपने बताया कि वो ही पुरानी प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि एक नोटिस जाएगा, छपेगा या उसको हम खत लिख रहे हैं बैठकर, खतो-खताबत हो रही है जैसे कि महबूब लिख रहे हैं एक-दूसरे को और वो जवाब देगा। जी, जी। जी, जी। यहाँ पर जो है वो डिजिटल मेल बॉक्स है ना, कि आपका डिजिटल है उस पर ही आ जाएगा ना, आपको वो कुछ है अच्छा। ही नहीं। आप हाँ, यहाँ पर एक है जैसे उसको हम ऐप कहते हैं किवरा, तो अगर जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, आपका टैक्स का लेटर वहाँ पर आ जाता है, आपको अगर चाहे इस तरह का कोई भी लेटर आएगा वहाँ पर आएगा और आपको रिस्पॉन्ड करना है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि आप रिस्पॉन्ड ना करो। और गवर्नमेंट आपको जो है ना वो फिर कैसे लेगी वो उसको पता है। और दूसरा यहाँ सर पर एक जैसे यहाँ का जो जो एक और सिस्टम का जो हमने देखा है डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पर जैसे 2 पार्टीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट जैसे 2 पार्टीज़ हैं, दोनों अब चली गई ना। जी, जी। अब जी, जी। अगर जो पार्टी जिस कोर्ट ने डिसाइड किया कि लेट्स से कोर्ट ने किसी के भी फेवर में दे दिया ना, तो ये होगा कि जो हारती है ना पार्टी फिर उस पर उस वो लॉयर के जो पैसे हैं ना, दोनों लॉयर्स के पैसे वो देगा और जो डैमेजेस हैं वो भी वो देगा। स्टेट जो कि जीत रहा है ना केस जिसको पता है कि मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तो स्टेट उसको कोई चार्ज नहीं करेगी। स्टेट उसको प्रोटेक्ट करती है कि ये है। और जो गलत है क्योंकि आप इसी वजह से वो कहते हैं कि अगर आपको पता है आप गलत है तो आप बाहर ही एक आपस में ही जो है कॉन्फ्लिक्ट को जी, जी। रिज़ॉल्व कर लें। ना कि आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करें। अगर आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया तो डैमेजेस भी आपको कोर्ट की भी देनी पड़ेंगी, दोनों लॉयर की भी और फिर जो फाइन-वाइन लगेगा वो अलग। सर प फिर यही कुछ तो रीज़न्स होते हैं ना इस दुनिया के, जो आपके यहाँ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री ना, हुँ, वन ऑफ द ब जस्टिस में भी नंबर 1, ये क्यों होती हैं? हम क्यों हुँ, के लोअर टायर पे हैं? भाई यहाँ पे चैलेंज पुअर गवर्नेंस अलग है, करप्शन अलग है, रिसोर्सेज़ भी नहीं है, हमारे लीगल एड भी नहीं है ना। हुँ, हम लीगल एड भी नहीं करते, साइकोलॉजिकल एक बंदे एक एक किसी के साथ रेप भी हो जाए, उस वक़्त उसकी कंडीशन क्या होती होगी? बीइंग आप डॉक्टर, बीइंग आप एक एजुकेटेड, आप उस वक़्त अपने हाथ में नहीं होते, उसके पेरेंट्स की, तो हमें लीगल एड कैसी देनी चाहिए? उसको कितना वो उसको समझा होना चाहिए? तो एक अटॉर्नी एक मुफ्त का होता है, यहाँ पे तो उस प्रोसिक्यूशन हम कहते हैं, उस बेचारे हुँ, की तो वो उसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है 20-25 हज़ार, 50,000। तो मैंने आपको बताया कि जैसे वो सामने वाला 5 करोड़ वाला या कोई ऐसा टाइकून होगा, तो वो प्रोसिक्यूशन को क्या पूछेगा? तो हमारे हाँ, यहाँ एक फ़िक्रा है, जो मैं अभी कोई भी आपको जजमेंट आप पाकिस्तान में पढ़ेंगे तो नीचे लिखा होगा कि प्रोसिक्यूशन हैज़ मिज़रेबली फेल्ड टू प्रूव द केस। हमेशा ये होता है, प्रोसिक्यूशन हैज़ मिज़रेबली फेल्ड टू प्रूव द केस, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को आपने मजबूत ही नहीं किया कभी। हुँ, प्रोसिक्यूशन को रिसोर्सफुल नहीं किया, प्रोसिक्यूशन को आपने मजबूत नहीं किया, प्रोसिक्यूशन की एजेंसीज़ को आपने आज तक पुराने लगे हुए हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन देखे ना, केस होता है इन्वेस्टिगेशन पे ना, हमारी हुँ, पुलिस को आपने क्या किया हुआ है।
हमारे थानों को आपने क्या किया है, आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनको आपने क्या दिया है, वो एक तनख्वाहदार है, उसको क्या सिक्योरिटी है। अच्छा, कोई बड़ा किसी की बड़े का या किसी भी ऐसे का, किसी मर्डर, किसी किलर का, आपने सीरियल किलर का भी केस लड़ रहे हैं, तो आपने कंप्लेनेंट को सिक्योरिटी क्या दी है। देखें, मतलब मैं तो इस ख्याल का हूं, हम देखें कि आप जैसे बता रहे हैं कि वहां पे ये हो रहा है, केसेस क्यों नहीं लाइव होना चाहिए। अभी जाके सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को सिर्फ बचाने के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद ना आ जाए, लेकिन फॉर मी एविडेंस क्यों नहीं लाइव होना चाहिए कि भाई कोई कंप्लेनेंट है, उसको लाइव थ्रेट्स हैं, कोर्ट क्यों नहीं लाइव होनी चाहिए। कोर्ट, ये कोर्टों को, इंसाफ को, आपको अगर इंसाफ देना है, जिसके साथ रेप हुआ है वो आपके सामने अदालत में क्यों आए, जिसका मर्डर हुआ है, जिसके घर पे जो किसी के गवाही देनी है, वो उसके सामने गवाही कैसे दे। लाइक एक सामने प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो पड़ता है। आपके सामने आपके बेटे का हम देखते हैं, वही जैसे आप डॉक्टर अस्पताल में देखते हैं मरीजों को कोई मरा हुआ, हम लोगों को, बच्चों को, उनके माँ बाप को हमने शिवरिंग करते हुए देखा है। हमने जब वहां पे ऐसी कंडीशन होती है, भाई आप किसी को घर पे बैठा हुआ है, कोई जज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा आपके कैसा कत्ल हुआ, कैसी हुआ, तो वो एक रिलैक्स में आप बता सकता है, वो पूरी कहानी आपको सच बता सकता है। लेकिन ये चीजें हमने, क्योंकि हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, स्टक, सोसाइटी स्टक, जहन स्टक, दिमाग स्टक, और एजुकेशन स्टक, तरबियत स्टक, फिर उसमें इंसाफ क्यों नहीं स्टक होगा। तो दीज आर दी चैलेंजेस। तो बाकी तो सारी तो मामला तो यही है इस मुल्क के, तो माशाल्लाह, मैं अब इस पे क्या, वो क्या कहते हैं कि इस मुल्क की और क्या अच्छी अच्छी बातें करें। नहीं, ज़बरदस्त सुमेर, आप हमारा बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है, और जिस तरह आपने नताशा के केस की बात की, तो उसको लेकर मैं, एक सवाल है कि नताशा जिस तरह वो औरत बरी हो गई, नताशा दानिश के मुकदमात में इस्लामी कानून जैसे कसास और दैयत का हवाला दिया गया। ये कवानीन कैसे काम करते हैं, और क्या ये गैर मुतनासिब तौर पर अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाते इस किस्म के कानून? सुनील, वेरी वेल सेड। और हम जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, या हम जो ह्यूमन राइट्स के जो होते हैं, हम इस पे वॉइस रेज करते हैं कि मैंने ये कहा कि ये दियत कानून, अब हमारे पास एक, माशाल्लाह, हम कॉलोनियल लॉ भी चलाएंगे, इस्लामिक लॉ भी चलाएंगे। या तो आप एक चीज कर देना, आप हम डबल ट्रिपल, या तो आप वो पीपीसी खत्म करो, या तो हाथ के बदले हाथ काटो। हमें पता होना चाहिए ना किसकी क्या सजा है, जैसे आपने बताया कि, लेकिन हमें कॉलोनियल लॉ भी चलाना है, हमें इस्लामिक लॉ भी चलाना है। अब हम कहते हैं कि भाई वो एक रिच को सपोर्ट कर रहा है, पावरफुल को सपोर्ट कर रहा है, उसमें पॉजिटिविटीज को हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले आ जाते हैं कि एक गिल्टी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक गिल्टी है। अब इसने ये, चलो मैं रैश ड्राइविंग की बात करते हैं, लेकिन इसमें कानून क्या कहता है, पहले आ जाते हैं, मैंने नाजिम जोखियो पे केस था एक, उसमें यही कानून, हमारा हर केस दियत पे चला जाता है, कंप्रोमाइज पे। उसमें वली आके वो कर देता है, क्यों भाई, एक गरीब, मैं नाजिम जोखियो के, सुनील, विकी, आई वेंट देयर एट द हाउस ऑफ नाजिम जोखियो, इस दौर में लकड़ियों का घर, और हम सिंधी में इसको चिंभा, मतलब जो एक जो जो झूपड़ियों के ऊपर जो लगे हुए होते हैं ना, उस नाजिम जोखियो का घर ये था। उसको कोई वडेरा, कोई 10 लाख भी दे देगा, कोई उसकी 1 फैमिली को। करोड़ भी दे देगा, तो व्हाट विल बी द, वो कहेगा कि जान तो चली गई। हमारे पास ये होता है ना भाई, जान जिसकी जानी थी वो तो चली गई, हमारी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। दिस इज द पोजीशन, ये कहता है दियत कानून। अच्छा, दूसरा ये निताशा की टर्म में केस ये है कि सर वो है रैश ड्राइविंग का। रैश ड्राइविंग का ये है कि भाई उसने इंटेंशनली, ये मर्डर नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि उसको कोई एनिमिटी भी नहीं थी, उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन हम ये कहते हैं, हमारा ये ख्याल होता है कि भाई गिल्टी रैश ड्राइविंग क्यों की। आपका कानून उसको इन द, भाई इंटॉक्सिकेशन तो थी,
ऐसे कैसे वो बाहर निकली? आपका जो कानून है वो मेरा यहाँ पे यही बात है, केस की तो बाद में बात बता दें, लेकिन ये होती चीज़ें क्यों हैं? सबसे पहले ये मैंने लिखा भी था कहीं पे कि जब आपके मुल्क में किसी बड़ी गाड़ी प्राडो को पुलिस वाला सैल्यूट करके छोड़ देगा और किसी बाइक वाले को पकड़ेगा ना, तो ऐसे खून होते रहेंगे। यही निताशा दानिश, यही अगर वहाँ पे कोई पुलिस होती, उसको रोकती, अगर वो नशे में होती, तो वो उसको आगे नहीं छोड़ता। हुँ, उसको चेकिंग होती, वो अंदर जेल में होती, वो ये रैश ड्राइविंग तो होती ही नहीं। शहर में रैश ड्राइविंग कैसे हो सकती है, जब तक आपकी हुँ, चेकिंग अच्छी हो? चलें, ये कानून की तो धज्जियाँ, ये मैंने बताया कि कानून तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं, आपने रैश ड्राइविंग में जान ले ली। भाई, आपने एक की जान ले ली है, 2 इंसानों की जान ले ली है, 5 करोड़ आपके पास हैं, लेकिन आप गिल्टी नहीं है 2 इंसानों की जान लेने की? हुँ, स्टेट इसमें क्या ये मर्डर नहीं है? आपने अनइंटेंशनली भी कह दिया, ठीक है, हुँ, लेकिन क्या ये मर्डर नहीं है? भाई, मैंने हुँ, एक केस था, मैंने क्रिमिनल केस चलाया था, उसमें एक छोटे बच्चे को मतलब वो झगड़ा हो रहा था 2 पार्टियों का आपस में, यहाँ पे जैसे झगड़े होते हैं। बच्चा एक क्रिकेट खेल रहा था, 7 इयर्स बच्चे को गोली लग गई। तो वहाँ पे जो दूसरी पार्टी या दूसरे वकील कह रहे हैं कि भाई ये अनइंटेंशनली था। अरे भाई, अनइंटेंशनली क्या हवाई फायरिंग, तुम क्या वो क्या दिवाली मना रहे थे, या तुम क्या होली मना रहे थे, या तुम क्या वहाँ पे या फायरिंग कर रहे थे, तुम शादियों क्या क्या कर रहे थे? तुम पटाखों क्यों चला रहे थे? भाई, तुम आपस में एक-दूसरे को मार रहे थे, बच्चे को तुमने मारा है, चाहे फिर वो गलती से लगी, लेकिन तुमने मारा तो है, जान तो ली है ना। हुँ, तो दियत कानून जो है ये बनाया ही टू सपोर्ट द पावरफुल। अब जिसके पास दियत नहीं है, अब क्योंकि पावरफुल हम क्यों बात कर रहे हैं? जिसके पास दियत नहीं है वो अब उम्र कैद तक सड़ेगा, हुँ, क्योंकि उसके पास दियत ही नहीं है, नीड कंप्रोमाइज़ नहीं करने है, के हाँ, पैसे ही नहीं है। यही यही रैश ड्राइविंग, यही अनइंटेंशनली किसी गरीब के साथ होती थी, वो बाहर निकलता, उसको आज़ाद होते हैं। वो कहते कि नहीं, भाई वो अंदर जेल में क्योंकि उसने बच्चे की जान ली थी। अरे क्यों? वो कहता कि मेरे पास कंप्रोमाइज़ के पैसे ही नहीं है। हुँ, Law supports the powerful. When law हुँ, is, supports the powerful or some हुँ, particular, persons, then there हुँ, would be no law. This is the law of jungle. जंगल का कानून हुँ, होता है ना कि बड़े से भेड़िए का कानून है, जिसको मार दो, जिसको खा लो, जिसको हुँ, मार दो। This is the position. This is not the law of land. For हुँ, me, this is the law of jungle. जंगल के ये कानून होते हैं, और हमें क्या जंगली नहीं है, हमें इंसानों के कानून होते हैं कि भाई हुँ, तुम गलत हो, तुम्हें इसको, ताकि अब ये लड़की निताजा दानिश बाहर चली गई, क्या मतलब उसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा? हुँ, 5 करोड़ उसके लिए क्या महीना? एक कंपनी के मालिक को 5 करोड़ की हैसियत क्या होगी? एक दिन की। बिल हुँ, गेट्स के पास 5 करोड़ की हैसियत क्या है? 1 मिनट का भी पैसे नहीं है ना सर। हुँ, फिर बिल गेट्स को बिल्कुल। चाहिए कि यहाँ पे आके लोगों को मारता फिरे, 5-5 करोड़ लेता फिरे, बंदे मारता फिरे, कोई मसला ही नहीं। ऐसा कानून फिर ऐसा होना चाहिए ना, हम तो बिल गेट्स अ, को बुलाएँगे कि सर आप आ जाएँ, मुझे भी इधर सबको मारें क्योंकि 5 करोड़ ज़रूरत है, किसी बुड्ढे को भी घर का कोई रिटायर्ड होगा, हम बोलेंगे यार इसको भी मार दो, 5 करोड़ तो हमें दे दो। ये दिस इज़ ये नॉट अ बात ऐसे सोसाइटी ना, हम समाज की हाँ, बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, जस्टिस शुड बी डन। ये कहावत है हुँ, कि जस्टिस शुड नॉट बी डन बट जस्टिस सीम्स टू बी डन। डन हाँ, नज़र आना चाहिए कि इंसाफ क्या है। क्या है? तो यहाँ इस केस में ये जो दियत कानून है, हम कहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, ठीक है? हुँ, फिर हम पे इल्ज़ाम लगते हैं कि ये माशाल्लाह इस्लामिक कानून है, अच्छा है, दूसरों का, इनके पीछे वालों का अच्छा हो जाता है, अब इस गरीब हुँ, के बच्चों का अच्छा हो जाएगा, अच्छे स्कूलिंग में पढ़ेगा। भाई रियासत, मतलब ये तो नाकामी रियासत की हो गई ना। हाँ, स्टेट का फेल्योर हो गया ना कि एजुकेशन मतलब सही नहीं दे रही। स्टेट फेल्योर हो गया कि आपने वहाँ पे जो भी कुछ किया है, आप उनको, बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, आपको रोज़गार नहीं दे रहे। तो जब स्टेट अपना रोल नहीं प्ले कर रही, तो ये आके कंप्रोमाइज़ आपके कत्ल करके आप उसी को ही जो एक्सक्यूज़ बना के बताते हैं कि ये करेंगे, इसके बच्चे पढ़ेंगे, ये करेंगे। हुँ। दिस इज़ द पोज़िशन। लेकिन इसमें जैसे ये जैसे कानून है, इसमें जैसे अब ये दियत का कानून है, इसमें तो वही हो गया कि कोई साइकोपैथ अगर है, और उसके पास बहुत पैसा है, तो वो मारता हाँ, फिरे और फिर बोले कि ठीक है, ये लो पैसे लेते जाओ, 5 करोड़, 10 करोड़ उसके पास हैं, बिलियनियर्स दुनिया में बैठे हुए हैं और साइकोपैथ भी हैं, वो तो ये कर सकता है। दूसरा ये कि जैसे यहाँ पर जो है, जब आप सिटिज़न जैसे होते हो,
यहाँ पर वेस्ट में, जी तो स्टेट आपको ओन करता है ना। आपके पेरेंट्स, अगर आपका कुछ होगा, मर्डर वर्डर होगा, तो वो पेरेंट्स का कुछ ना जाए, वो ना माफ कर सकते हैं, ना स्टेट आपकी पेरेंट है। अब स्टेट आएगी, ग्रेट। अब स्टेट से आपको दिस फाइट करना है। अब स्टेट तो पैसे लेकर, ये 5 करोड़ लेकर आपको माफ नहीं करेगी ना। स्टेट तो फुल थ्रॉटल जो है वो करेगी कि आपको वो उस कन्विक्ट करे उसमें ना, ताकि ये बराबर, चीजें ना हो। अब आप सही आम बात। बंदे कोई भी है, मैं वो इसी आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूँ, कोई जो आम बंदा वो तो यही कहेगा कि यार जाने वाला तो चला गया, अब हमें पैसे मिल रहे हैं, हम अगर जो उसको सजा भी दिला देंगे तो क्या होगा। हमें पैसे मिल रहे हैं, हम अब वो फैमिलीज जो इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है। तो ये एक वो दियत के कानून को देखेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। इस केस में जब मर्डर वर्डर इन्वॉल्व हो जाए तो स्टेट एज अ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और फिर स्टेट बोले कि हाँ अब स्टेट में बंदे बैठे हैं और दियत लें, अब तो फिर जैसे देखेंगे मैं क्या। आपको फर्दर बता रहा हूँ कि जहाँ पे हमारे यहाँ कानून में कहते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जिनमें कंप्रोमाइज हो जाता है, हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, हम जैसे आपने बात की कि स्टेट को क्या करना चाहिए इसमें, कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन कंपाउंड, जैसे रेप है ना, यहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल है। हम्म, वो सही आप उस पे चले, पेरेंट्स ने कंपाउंड या कुछ भी कर लिया, लेकिन स्टेट वहां पे वो आ जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि फिर हर इन केसों को भी, जो रैश ड्राइविंग हो या कोई ऐसा खून हो या मर्डर हो, इसको भी, अच्छा मर्डर आप यहाँ पे, आप यही तो, दिस इज द मॉकरी ऑफ जस्टिस। मर्डर यहाँ पे कंपाउंडेबल है, शिट। रेप यहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल है। भाई दोनों आप नॉन कम, कोई दोनों ये नॉन दोनों को ये कंपाउंडेबल होना चाहिए। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि आपको दोनों, हाँ आपके छोटे ऑफेंसेस हैं, लाइक आपकी एक कोई कोई गरीब है, कोई मतलब चोरी भी गलत है, लेकिन कोई चोरी हो गई, या किसी का कोई हाँ ऐसे कोई रैश, मतलब कोई एक चोट लग गई, या किसी को रैश ड्राइविंग में चोट भी लगी है, चले वो चीजें आपकी समझ आती हैं कि आपने कंपाउंड कर लिया, किसी से इलाज के ट्रीटमेंट के पैसे ले लिए। किसी की जान लेने का कंपाउंड हो सकता है। द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज द लाइफ, उसकी हाँ, कीमत ही नहीं है। हम वहां और पे वो उसकी कीमत लगी कीमत हुई लगा है, रहे और वो भी हैं। आपको पता है दियत की कीमत, अब वहां पे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब ये भी आपको बता रहा हूँ, पुराने कानून से अब वो भी ऊंट और चांदी की कीमत है। कितने ऊंट, कितनी चांदी और कितना बनता है इस दौर में, वो है 60 लाख। 62 हाँ, लाख लाइफ है दियत अमाउंट। वो आम मतलब जैसे किसी को भी, अब मैं, मेरा मूड हो जाए ना, किसी को भी, आपको यहाँ पे किसी को मारना हो, तो आप 62 लाख जमा कर लें, फिर आप, कम से कम कीमत ये है। नहीं, आ, इसी इसी दैयत का एक मुस्तफीद रेमन डेविस भी था ना, जो 2 बंदों को मार के लाहौर में सरेआम चला गया और रातों स्टेट, रात अच्छा, कोर्ट बैठी और हाँ, रातों रात रेमन डेविस ने यहाँ की लोगों को ऐसे ही मार दिया, लेकिन रातों रात वो, अच्छा फर्क देखें सिटीजनशिप, सिटीजन का। एक सिटीजन, वो अपनी स्टेट कह रही है कि हमारा जाने, हम जाने, हमारा काम जाने, हम इसका ट्रायल करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें अपना दो। एक स्टेट क्या है, जिसके बंदे मर गए, उसने कहा भले ले जाओ, हमें पैसे दे दो। तो हमें पैसे दे दो, हाँ। दिस और इज द उसमें डिफरेंस एक बिटवीन द, जी जी। हमारे जो ये भी जो पावरफुल तबका है, उसमें भी तबकाती निजाम है। जैसे अब हम सना दानिश का केस हुआ, उसको उर्दू मीडिया ने इतना ज्यादा नहीं उठाया जितना शाहरुख जतोई के केस में जो है वो उसको शाहरुख जतोई को उठाया गया ना। क्या, अगर दियत का मैं, कानून आपके जो, हाँ नहीं नहीं, मैं इन दोनों को, ये मीडिया टॉक है, ये मैं इसको ऐसे नहीं समझता। शाहरुख जतोई का एक इंटेंसिव मर्डर था ना, वो हम्म, मर्डर था, गोलियां लगाना। दियत को सपोर्ट एंड नॉट, हमने इन पूरी डिस्कशन में दियत को सपोर्ट नहीं की, हम्म, लेकिन ये भी एक हमारे पास और कोई टॉपिक और ये चीजें ना, फिर हमें ये वो तासुब करा मिक्सअप के होती है, एक हाँ। चीजें डिस्कशन में लाके, हम्म, शाहरुख एक, उसने एक मर्डर किया, ठीक है, इंटेंशनली उसको किया, हम अच्छा। कोई भी जवाब नहीं बनाएंगे कि अपनी बहन को या किसी की उसमें आ गया, नो। उसने एक किसी को क्लाशन को उठा के अपने दोस्तों के साथ इतने फायर करता है, तो आई एम, मैं पर्सनली माय व्यूज इट कि उसको सजा मिलनी चाहिए थी, और उसने हम्म, जो कि उसने मिली वो मिल रही है, और उसको ये, उसको भी कंप्रोमाइज करके चला गया। देखें, मतलब अब हर हम्म, वडेरा किसी भी बुनियाद बना के मार दे, क्योंकि वो दियत हम्म, दे देगा। तो कभी हम्म, भी किलिंग को कभी भी हमें सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हम्म, नताशा करे रेस ड्राइविंग में, चाहे वो हमारा शाहरुख, कोई हमारा, क्या, सारे इंसान तो हम सब है हाँ, ना, जो भी मैं भी इंसान मैं इंसान है। किसी को भी, तो किसी भी की हाँ, भी जान कोई भी ले,
तो दैट वुड बी रॉन्ग whosoever it takes. वो चांडियो दोनों बच्ची भी है ना, इरम चांडियो नाम है, क्या नाम है, वो भी अपने उनके भी अरबाब सारे खानदान, अरबाब उनके चांडियो है ना खानदान, शायद, या ना हाँ, उम्मे रुबाब, उम्मे रुबाब। उमेर उमेर रुबाब, बाब, उमेर उमेर रुबाब। बाब, या। उनका हाँ, भी बहुत बड़ा केस है, उनके भी सारे खानदान के अफराद को मार दिया गया जब वो इंसाफ के मार लिए दिया गया। वकील। अब वो चल रही है, अब वो स्टेट के देखे ना, स्टेट के जो उनके जो मिनिस्टर हैं वो भी एक ब्रेवनेस की एक सिंबल है। लेकिन अब स्टेट कभी कभी यहाँ पे ना, हमारे यहाँ नए नए हीरोज भी बनाए जाते हैं माशाल्लाह। हम्म, अब क्योंकि आगे भी हमें सिंधियों को नए नए हीरोज भी बने, हीरोइन भी हमें चाहिए, फिर चाहे म्यूजिकल इंडस्ट्री में भी कोई नया, वो जो शर है आजकल हमारा बहुत ही अच्छा, तो ऐसे ऐसे नए नए हीरो आपको मिलेंगे। अब ये नई हीरोइन है ठीक है, लेकिन क्या है कि उम्मे रुबाब को तो छोड़े ना, इंसाफ आपका अच्छा हो तो उम्मे रुबाब का क्या है? उम्मे रुबाब तो क्या है, किसी में हाँ कंप्लेनेंट नहीं है, उम्मे रुबाब किसी एफआईआर में नहीं होगी, लेकिन वो इस चीज को उठा रही है, दिस इज अ गुड। पर इंसाफ जहां हो ना, तो किसी चीज को मशहूर और फेमस करने की जरूरत ही नहीं है। आपके अमेरिका हाँ के कितने, स्वीडन के कितने हो गए, कोई मशहूरी के लिए होते हैं क्या? यहाँ पे केसेस हाँ फेमस होने के लिए हो जाती है। सही। तो ये भी थोड़ा अभी है। जैसे, हाँ, जो मुझे रिसेंट जो अभी जो केसेस हुए थे, उसने एक जो केस था जिसने मुझे काफी डिप्रेस किया था, वो था मुबारक सानी का केस। सही सही। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन इस पर डिस्कस करना चाहिए कि हमारी अदालत दो दफा फैसला करती है। एक तो जो नॉर्मल उसमें जैसे आता है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है, उसको जो भी फैसला होता है उसकी देन रिव्यू भी बैठता है, और रिव्यू में भी वो अपनी चीजों के साथ स्टैंड बाय करते हैं। रिव्यू में उनके पास टाइम है कि वो चाहते अपने जो भी उनका डिसीजन था, गलत था, जो भी था, उसको रिफ्लेक्ट बैक करके उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन वो अपने जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड करते हैं कि नहीं, हमने सही किया है। जब उनके ऊपर प्रेशर आता है और कुछ हमारी जो रिलीजियस तंजीमें वहां पर जाती है, उनका प्रेशर आता है, वो अपना फैसला चेंज कर लेते हैं। ये क्या शो करता है कि हमारी अदालत जो है, एक तो माइनॉरिटीज वैसे भी पिसा हुआ तबका है वहां पर, वो तो वहां पर वैसे उनकी कोई औकात नहीं है। और फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्टैंड ना ले सके, तो ये चीज क्या शो करती है सोसाइटी में? विकी, एक निहायत ही अहम और एक निहायत ही एक डिफरेंट ये एक केस था, और मैं आपको इस पे डिटेल में बताना चाहूंगा। ये टेस्ट केस हमारी लाइफ में होते हैं ना, करियर में, हिस्ट्री में, मुल्क के लिए टेस्ट केसेस होते हैं। कुछ केसेस हाँ। हमारे लिए टेस्ट केसेस होते हैं, आपके जुडिशरी के लिए भी ना। हम्म। अभी मैं आपको सिंपल, पहले तो केस अगर आपने पढ़ा है या जजमेंट आपने पढ़ी है तो आपको पता हो, या तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका बताऊं केस क्या था या क्या। मुझे पता है, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए ये अच्छा, एक अच्छी चीज हो जाएगी मैं कि आप सुनने थोड़ा वालों सा को इसको थोड़ा ब्रीफली। मजीद आसानी से, मेरा थोड़ा बोलने का मेरा अंदाज थोड़ा अपना है, तो मैं सुनने हाँ। वालों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी हम जो मोबाइल पे ये जो वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये है अभी 2024। हम्म। अभी मोबाइल पे हमारा बात करना गैर कानूनी या गैर आईनी या इलीगल या अनलॉफुल, ये बात करना नहीं है, नहीं है। सिंपल, हाँ। कोई ऑफेंस भी हम नहीं कर रहे। हम्म। 2-3 सालों के बाद स्टेट ये कह देती है यहाँ पे, या आपके स्वीडन में, कि भाई ये लाइव हम्म। जो स्ट्रीमिंग जो तुमने आप कर रहे हो वो गैर कानूनी। हम्म। सही। अब मुझे पकड़ के कि मैंने 2023 में विकी और कमेश ने ये किया है, तो क्या ये बनता है? पहले तो ये बताएं, हम्म। कोई गैर कानूनी चीज ये की है मैंने और आपने? नहीं, क्योंकि हमें अब पता ही नहीं था। कानून जो बनाया गया, कानून जो हाँ। बन गया, वो तो आपने 2026 में बनाया। हमने हाँ। तो जो लाइव किए, तो हमने तो कोई ऑफेंस किया ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना। हाँ, हमें पता ही नहीं था, और अब ना ऐसा कोई लॉ था। लेट मी क्लेरिफाई यू कि ये मुबारक सानूनी केस बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। मुबारक सानी केस है कि जो बंदा है मुबारक सानी, उसने, उसको ऑफेंस था कि भाई पंजाब प्रोहिबिशन एक बुक है, कुरान प्रोहिबिशन वगैरह ऐसे कोई, उसको स्प्रेड, उसका जो अपना एक, उसने एक बुक बन लिखी थी कि ये हाँ। स्प्रेड करना गलत है हम्म। इस ऑफेंस के तहत। लेकिन वो ऑफेंस, ये जो उसने किया है, वो तो 19 में 2019 में। लिखा, उसने किताब 19 में, 21 में वो उसने पब्लिश किया, 23 में, हम्म। 22 में उसकी जो, 21 में उसकी एफआईआर होती है। और लॉ तो कब आया उसके था ये? वकील, ये लॉ कब आया जब है, ये स्प्रेडिंग, ये लॉ आया है,
ये 2022 में 22 में, ओके। मैं कह रहा हूं कि ये लॉ जो मैं एक सेकंड ये इसको ये ने लिखा है ना, FIR 6 दिसंबर डिस्ट्रिक्ट पंजाब और चिन्योट और 2009 फॉर स्प्रेडिंग एंड 2021 में अनलॉफुल। 2021 में ये उसको अनलॉफुल किया गया था, ठीक है। बट FIR क्लियर मेंशन अक्यूज्ड डिड द ऑफेंस इन 2019। 3 21 में इस कानून को अनलॉफुल किया गया। अब इसको भाई ये ऑफेंस लिखना, ऑफेंस तो था ही नहीं ना जब वो एक बंदे ने अपनी एक चीज लिखी है, वो उस हाँ, वक्त ऑफेंस था ही नहीं। जब उसको पता होता कि ये ऑफेंस है, वो करता भी नहीं मेरे ख्याल से। करता है। हाँ, अब वी आर टॉकिंग, अब ये 19 में उसने किया है, अब ये इसको 21 में इसको वो अनलॉफुल किया। FIR होती है दिसंबर 2020 में, 22 में, समझ और रहे हैं? हाँ, माशाल्लाह 20 माशाल्लाह, इंसाफ की लेवल आप चेक करें इस मुल्क का कानून में। इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि आप किसी भी सामने वो अच्छा, फिर वही केस, वही वकील, वही मौकिल, उसका वकील जाता है लोअर कोर्ट में, कब जाता है कि वो 2000 उसी साल में 2021, 22, 23 में जाता है कि भाई सर ये उसकी बेल के लिए, उसके केस के लिए उसकी डिसमिस की जाती है, उसको केस को सजा दी जाती है, ठीक है। यही पॉइंट लेके हाई कोर्ट जाते हैं कि सर वहां पे ये हुआ है, ये ऑफेंस ही तब नहीं था, ऑफेंस ही बाद में इन्होंने किया बना है, है। हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस अपील की है। शिट। अब आ जाते हैं कि हम फायदीसा साहब को अभी भी इस मामले पे आप हमें कुछ भी कहें, लेकिन सी द बोल्डनेस ऑफ दैट पर्सन कि उसने पूरे अपने जजमेंट में उर्दू में लिखा कि वो बात की प्रेशर की बाद में बात करते हैं, और हाँ, उसको ये इसने FIR जो थी उसको अच्छा उसने फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गया, उसका वकील यही पॉइंट, भाई वो तो परेशान हो गए। फायजुल्लाह साहब ने कहा कि भाई ये सीधा-सीधा उसने नहीं कहा है, दूसरी जो ऑफेंस इसमें लगी हैं वो तो 295C 298 उसमें तो सहाबा और प्रॉफिट वो तो केस ही नहीं है। PPC के जो कानून है वो तो लगते नहीं है। जो इसका बन रहा है उसकी भी सजा, वो भी बेलेबल ऑफेंस है। मुझे अफसोस है कि नीचे वाली कोर्टों ने ये नहीं किया, इसलिए सिर्फ 5,000 रुपए मैं इसकी जमानत अलो कर रहा हूं, क्योंकि ये केस ही नहीं है। दैट वाज द डिसीजन ऑफ मुबारक सानी, ठीक है। अब उसमें उन्होंने क्या है कि बीइंग अ मुस्लिम उसने और हमने एक हवाले दिए कि भाई कुरान में भी लिखा हुआ है, जैसे ला इकरा फिद्दीन, देयर इज नो फोर्स एंड कोर्शन इन रिलीजन, और उस आयत को उसने किया कि भाई यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए, दीन में ही लिखा हुआ है। लाइक मैं जैसे कहूँ कि भाई हमारे कुरान में लिखा हुआ है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुमसे, मेरा दीन मुझसे। अच्छा ये तो उसने ऐसी कोई आप कहा। अच्छा प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस, मसला झगड़ा क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो आइन पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 20 है, उसने ये हवाला दिया है, लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन कैन प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट this is the law of the biggest law of the land. I'm telling you the constitution of Pakistan. Every citizen, ठीक है, माना एवरी सिटीजन, उसमें ये नहीं है कि कोई भी मतलब ये प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। तो फायजुल्लाह साहब ने ये बताया कि भाई आपका ये आर्टिकल कह रहा है, उन पे ये माशाल्लाह उभम मच गया कि भाई प्रोपेगेट कैसे करेगा। ऐसी जजमेंट मैंने इसी आपकी इसी केस पे मैंने जब रिसर्च की तो एक 92 की जजमेंट थी, उन्होंने कहा कि भाई अब ये मसला कादियानियों का है, तो कादियानी तो प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रोपेगेट नहीं कर सकते। ये हमारी माशाल्लाह कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, तो वो अलग है। लेकिन फैज़ ईसा साहब ने अपना एक व्यू दिया और उसको जमानत दे दी क्योंकि केस नहीं है।
उस पे बम मच गया और ये और माशाल्लाह स्टेट की क्यों? मैं हमेशा ये समझता हूँ कि रियासत एक कायदे-आज़म ने एक सेक्युलर, एक प्रोग्रेसिव और एक अच्छी और एक इंडिपेंडेंट रियासत बनाई थी और उनकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं लोग नहीं भूल जाते। उसका एक मशहूर है, मैं हमेशा कोट करना चाहता हूँ कि एक तो हमेशा ये बताते हैं कि यू आर फ्री टू गो टू योर चर्च, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री to टू गो टू योर temples. सिनेमा एवरीवेयर बट रिलिजन हैज़ नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ द स्टेट। ये तो है, लेकिन एक जगह पे उन्होंने क्लियरली कहा है, वो ये नहीं कोट करके कि भाई किसी ने कहा कि थियोक्रेसी एंड व्हाट वुड बी द उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो थियोक्रेसी। पाकिस्तान वुड नॉट बी अ थियोक्रेट स्टेट। Theocratic, तो you know. एक क्लियर एक उन्होंने गाइडलाइन दे दी। लेकिन मैं कल भी डिस्कस कर रहा था, आपकी भी नॉलेज में हो या ना हो, हमारे यहाँ मेरी बात किसी को अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, मैंने कल भी दोस्तों को गूगल पे देखा है, मैंने कहा शायद मेरी बात आपको ना लगे, 1947 में आज़ाद हुआ है, आपके मुल्क का नाम हमारे मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था ही नहीं। हाँ, था ही नहीं, ये बाद में आया, ये भुट्टो ने जो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ये 56 डाली। में 56 में 47, 48 से लेके 10 साल तक मतलब आपका रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नाम है आपका। आपके तो पहले मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर मेंडल और आपके ये पता नहीं क्या पहले लॉ मिनिस्टर मेंडल हैं, कॉर्नवेल्स आपके चीफ जस्टिस बनते हैं, पता नहीं। आपकी तो ये इतनी जबरदस्त एक गुलदस्ता था। 1956 तक फिर आपने पहले तो 49 पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कर दिया, उसको तो छोड़ें। लेकिन एक मुल्क का नाम आप चेंज करके दे रहे हैं, उस पे कोई सवाल, कोई अदालत नहीं थी। हमने नाम चेंज कर दिया। अब वो क्या है कि आप अच्छा नाम चेंज, ये मसला नहीं कि मैंने नाम चेंज, आप मुल्क की तो फाउंडेशन से खेल गए ना। आपने उसकी फाउंडेशन को हिला दिया। फाउंडेशन क्या होती है कि सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, वेयर स्टेट्स विल बी इंडिपेंडेंट, पीपल विल लिव लाइक ब्रदर्स, देयर विल बी नो हिंदू विल रिमेन नॉट हिंदू, मुस्लिम विल रिमेन नॉन मुस्लिम। हम क्या था सिंध की तो तारीख को आपने तो उन पर भी कब्जा कर लिया, आपने तो सारा वो सिस्टम आपने हिंदुओं को जो हमारे प्रोग्रेसिव थे, एक मिडिल क्लास था, आपने ये वो उनको डरा के धमका के कब्जा पे करके एक अच्छी एक एक वाइब्रेंट एक हमारी इस कम्युनिटी को आपने निकाल दिया। उसके बाद आप अपने ले आए और अपने उन्होंने उनके शहर हमारे उनके हवाले कर दिए। मुस्लिम तो वही पहले गांव में रहते थे जो ऐसे करते थे, वरना शहर किसने बनाए थे? वही पारसियों ने बनाए थे, वही क्रिश्चियनों ने बनाए थे। आज भी हैदराबाद पूरा हिंदुओं का बना हुआ है। तरक्की तो सारी हमारी ये सिंध और मुल्क की इन्होंने की थी। आपने फाउंडेशन हिला दी, उसकी कोई सजा है? उसकी किसी को सजा मिली है? नो। जब आप सजा नहीं देते तो मतलब आप उस चीज को मजबूत कर रहे हैं। अब 56 से ये चीज मजबूत होती चली गई। हम्म, अच्छा, फिर ये मेरी बात अगर क्योंकि ये लाइव जाएगी, लेकिन जो हमारे यहाँ जो दूसरी कम्युनिटी है उनको भी जो माइनॉरिटी है वो भुट्टो ने 70 के कानून के बाद वो माइनॉरिटी हुए। पहले तो वो आपके वो भाई थे, वो आपकी तरह थे, इक्वल सिटीजन, जिन पे अब हम ये कानून लागू कर रहे हैं ना सर। मेरे लिए तो फिर नाम ऐसे हो जाएगा कि भाई तुम उनकी ये कर रहे हो, लेकिन वी आर ऑल इक्वल सिटीजन। मैं अपने हिंदू भाइयों को भी कहता हूं कि व्हाई यू आर कॉलिंग मिनॉरिटी, यू आर नॉट माइनॉरिटी, यू आर इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इवन मोर देन अस। यू आर लिविंग देयर सिंस सेंचुरीज। आप कहीं से आए तो नहीं हो। एक रात में आपको कोई कह दे कि चले जाए आप माइनॉरिटी बन गए, वाई माइनॉरिटी मतलब आप कम हो गए। भाई कम की बात ये तो नहीं है, आप तादाद में कम हो जाते हैं। आप मलेशिया में चले जाएं, माली कम है या उनके ज्यादा दूसरे मुल्क वाले ज्यादा आ गए, लेकिन वो उसको माइनॉरिटी नहीं कहते क्योंकि दे आर दी सन ऑफ द सॉइल्स। मलेशियन के लोगों के ज्यादा उनकी पॉपुलेशन बाहर वालों आ गई, लेकिन माली के हुकूक है वहां पे, असली हुकूक है भाई। प्रॉपर्टी में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जहां पे आप किसी भी मलेशियन से पूछें, मैं अगर गलत कह रहा हूं, लेकिन हमने सन ऑफ द सॉइल को खत्म कर दिया। आप फाउंडेशन को खत्म कर रहे हैं। चलें आपने अपनी जो बनाई है, जो बना रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक आला अदालत है उज़्मा, वो उसके डिसीजन पे आप प्रेशराइज करते हैं क्योंकि स्टेट उसको सपोर्ट कर रही है। वरना अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करती तो इनकी क्या हैसियत है, मतलब इन ये क्या कर सकते हैं?
स्टेट को क्यों, स्टेट को खतरा बन गया क्योंकि वाह। ये वो समझ गए कि फायद ईसा ये जो डिसीजन दे रहा है ना, ये तो कानून और आइन की बात, कानून और आइन की बात कर रहा है। ये तो फिर हमारी तो फिर रियासत उनको अपने को सपोर्ट करके वहां पे उसको प्रेशराइज, एक चीफ जस्टिस को डेडली लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस चलते हैं। अच्छा, उसको भी ऐसे ही हवाला करके कि भाई फिर मिनिस्टर उन पे कंडेम करते हैं ताकि मोर प्रेशर आए। फिर उसी दिन जिस दिन रिव्यू कराना है उसी दिन वहां पे इस्लामाबाद लॉक हो जाता है, वो धरना होता है। पार्लियामेंट की मैं बाद में बात करता हूं, पहले आप देखें सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देखें। एक इंसान है, मैं काजी फायद ईसा साहब को मैंने जब फैसला पढ़ा तो बेहतरीन फैसला, लेकिन आप बताएं कि रियासत जब सामने आ जाए और रियासत ही उसको सपोर्ट ना करे अपने चीफ जस्टिस को, उसके फैसले को, और रियासत एक गलत या चले उनके जो 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 नेगेटिव जो सोच को सपोर्ट करे, फिर भी आप उसका स्टैंड देखें। फायद ईसा ने कहा कि बेल रिकॉल नहीं करूंगा, जमानत तो हो गई। अब आपकी जो शिक हैं कुछ हैं वो मैं देख लेता हूं, सुन लेता हूं, मुझे गाइड करें। चीफ जस्टिस को आपको रिव्यू तो एक है कानून में ना, इस केस में फॉर मी, मैं काजी फैजा कुछ डिसीजन में मैं वो डिसेंट राइट्स भी रखता हूं, लेकिन इस केस में उसने क्योंकि अपना असल जो मकसद था, एक तो उसने जमानत कर दी, उसको रिकॉल करने का नहीं बोला, और दूसरा ये कहा कि आपके जो 3 कृषक हैं तो उनको मौलवियों ने कहा कि भाई ये तुम गलत कह रहे हो, उसका हवाला तुमने गलत किया कहीं। उसने कहा ठीक है, आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, मैं आप सही कह रहे हैं, मैं आइंदा इतने बड़े हवाले नहीं दूंगा, नंबर 1। दूसरा उसने कहा कि भाई ये जो प्रोपेगेट वाला जो आपने कहा है ना, ये आपने गलत कहा है, वो प्रोपेगेट नहीं कर सकते। तो ये सरेंडर वहां पे उन्होंने किया है। जैसे मैंने आपको कहा कि देखें, एक रियासत का एक बड़ा सुतून है ना कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट। जब आपके पास साथ रियासत खड़ी नहीं होगी ना, तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हो वो कंप्रोमाइज कर लेता है। अब अगर वो खड़ा हो जाए, वो नो कर दे, तो समझो ये बाहर एक 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 एक, एक पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो इनको क्या, कितना एजुकेटेड होगा वो मुल्ला मेंबर पे बैठ के एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जज को बोले कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, काट दूंगा। ये है पोजीशन। तो हमने ये ज़ुम्बीज़ बनाए हुए हैं, हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, हमारा ही करा धरा है, सब हमारा किया हुआ है। आज हम जिस नहज पे पहुँचे हुए हैं, जिस जहाँ पे भी पहुँचे हुए हैं, ये हमारा ही किया हुआ है, ना किसी का कोई भी लेना-देना है। हम करप्शन में भी अगर हैं, तो हमारे इदारे सारे हैं। हम इंसाफ के मामले में भी जो हैं, हमारे अपने करतूत हैं। हम जो भी चीज गुर्बत में भी हो, हमने तबकाती निजाम में एक वडेराई लैंड, इस दौर में, इस जमाने में हजार एकड़ किसी ओनर हो सकता है, स्टेट की लैंड होती है, स्टेट जिसको चाहे। तो सर ये मुबारक सानी पे आ जाते हैं कि दैट वाज द केस एंड स्टोरी बिहाइंड मुबारक सानी केस। अभी लेकिन अभी सर हमने बहुत सारे मामलात की जो बात की है, जो भी इश्यूज, एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। और यूरोप में पिछले 15 साल में रहने के बाद हमने ये सोचा है कि सिर्फ हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात न करें, हम सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करें। आपको क्या लगता है, अगर हम चीज़ों को सही करना शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट लें, और कितनी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी कि तब कैसे कैसे जाके पाकिस्तान एक बेहतर मुआशरा बनेगा? आपको क्या लगता है? देखें, मैं समझता हूं, मैं अपनी राय देता हूं, और ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं भी यही कहता हूं कि भाई प्रॉब्लम्स पे बहुत हो गई बातें, और कितनी प्रॉब्लम्स अब छोड़े, अब सॉल्यूशन पे आए। मैं आपको सच बात बताऊं, आपको एक दिल की बात बता रहा हूं, विकी वुड बी डेफिनेटली एग्री विथ मी बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिम। मैं ये कहता हूं कि हमें अब लर्निंग की जरूरत नहीं है, हमें अब अनलर्न करने की जरूरत है। जो हमने सीखा है ना, उसको जो भी गलत चीजें अनलर्न सीखी है। करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहता भी हूं, मैं लिखता भी हूं कि दुनिया
अनलर्न। अब ये देखो आप में अनलर्न मतलब जो भी हमने सीखा है वो गलत सीखा है, हुँ, जो पढ़ा है गलत पढ़ा है। हुँ, अब हमें सोसाइटीज जो देखें, यूरोप में कल भी ये पढ़ रहा था युval नोह हरेरी की किताब, क्या 17 16 सेंचुरी में था, विच हुँ, क्राफ्ट करते थे। है, कितने लाखों लोगों को सिर्फ विच क्राफ्ट पे मारा जाता था, एग्जीक्यूट किया हाँ, गया है कि भाई इसमें जिन है, बच्चे में जिन है, ये शैतान से वो हुँ, इंटरकोर्स करती है, ये होता इसमें है, वो आ गया, इसमें ये आ गया। दिस वाज द इसमें पोजीशन ऑफ डेविल है, यूरोप इन इविल है। जर्मनी एंड सिटीज। हाँ, हुँ, हजारों के तादाद में ये चल के इनके दिमागों में इन्होंने क्या किया, अनलर्न किया। ओके, यूरोप ने अपना सब कुछ अनलर्न कर दिया डार्क एजेस में। चलें ये देखें, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है, उससे पहले ये आप हमने पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये 100 ईयर वार्स भी ये लड़ते थे, 10 ईयर वार्स भी ये इनकी होती थी हुँ, लोगों की। यार वर्ल्ड वार्स कौन लड़ा था आपस में? हुँ, लेकिन ट्रीटी वेस्टर्न ऑफ वेस्टफेलिया सिविलाइजेशन। में इन्होंने बैठ के 1858 में ये बैठ के वो समझ गए कि भाई ऐसे काम नहीं होगा, हमने जो भी किया है गलत किया है, हमने जो भी किया है वो गलत किया है। आओ बैठे बॉर्डर बॉर्डर को खोल दें, यूरोपियन यूनियन पर सब कुछ करो, आओ खाओ पियो। जैसे मौसमों की कोई बात, नेचर को देखते हैं, मैं लिखता हूं कि भाई जैसे वेदर की कोई बॉर्डर नहीं होती, जैसे समंदर की कोई बॉर्डर नहीं होती, जैसे हवाओं की कोई बॉर्डर नहीं होती, जैसे बरसात को पता नहीं होता मुझे कहां पड़ना है, ये लाइन ड्राज, ये आपस में नफरत की, वो उन्होंने एक जो तबकाती जिसको लड़ाना होता है या जो हमारे पे हुक्मरान होते हैं ये करते हैं, इन्होंने किया हुआ है। खोल दें बॉर्डर, तब जाके यूरोपियन यूनियन की आप देखें वो कितनी अब जीडीपी है, कितना वो आगे गए, कहाँ कितनी वहां पे जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हैं, कितनी वहां पे पीएचडी होती है, क्या क्या कर रहे हैं। और जंग बंदी कर दी। कहने का मकसद, आ जाते हैं कि अनलर्न करने की जरूरत है। हमने जो अब मैं क्या क्या बताऊं कि क्या अनलर्न, क्योंकि फिर मुझे कहेंगे आप तो भाई, मुझे तो फिर यहाँ पे माशाल्लाह वो यहाँ पे लेवल भी काफी सारे बने जाते हैं और माशाल्लाह मेरी अच्छी यहाँ पे खासी वो हो जाती है, दुश्मनियां भी वो। लेकिन क्योंकि अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो फिर तो मैं मानूंगा ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अनलर्न करो भाई, जो भी तुमने सीखा है वो गलत सीखा है, अब छोड़ दो उसको, बड़े हो जाएं। अब हमें सॉल्यूशन सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, अब अनलर्न में क्या है कि हमें पहले ब्रदरहुड, एक एजुकेशन चेंज है, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, करप्शन को खत्म करना है, गुड गवर्नेंस को लाना है, सिस्टम चेंज करना है, फ्यूडल सिस्टम खत्म, फ्यूडल आपको चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, हुँ, फ्यूडल सिस्टम आपको खत्म करना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं है, नहीं होगा, चाहे आज ना कल बदतरीन से बदतरीन सूरत हाल हो के इन द एंड ये सूरत हाल होनी आएगी। एक अगर हम ना कर सके तो हमारी दूसरी जनरेशन इनको एहसास होगा, ये खत्म करवाएंगे। खत्म हुँ, होनी है चीजें, क्योंकि ये चीजें इंसानियत और नेचुरल इंसान के नहीं है लिए नुकसानदेह है ना। और ये नेचुरल भी नहीं आपको है, ये ये एक कानून, पुराने कानून आपको खत्म करने पड़ेंगे। हुँ, इंसानियत के वहां पे यूरोप की तरह अब जैसे रेट्रोस्पेक्टिव, वहां पे क्या कहते हैं कि जो कानून आपकी पनिशमेंट लॉज अब नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज हैं। भाई हुँ, क्रिमिनल से पूछो व्हाई डिड यू डू दैट, आपने ये क्यों किया। हम क्रिमिनल बीमारी को, वो डिजीज को इलाज की जरूरत है, तब तक जब तक आपको डिजीज की इलाज नहीं करोगे आपका डिजीज खत्म ही नहीं होगा, आप चाहे कितने मरीजों को मार दें। हुँ, रेपिस्ट है क्यों रेप करता है, मर्डर किलर है वो क्यों करता है, जब तक आप इस क्यों को नहीं खत्म करेंगे तब तक आप कितने क्रिमिनल को मारते जाएंगे, आपको ये सोसाइटी ऐसे बन ही नहीं सकती। तो हुँ, फॉर मी पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब ये क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज करनी चाहिए। इंसाफ की जल्दी में आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, जैसे शुरू में ही हमने कहा कि पुराने जमाने के हैं। और जस्टिस की हम इस स्पेक्ट्रम को अगर यहाँ पे जस्टिस के लिए क्या है, प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर्स को वहां पे उनकी, जैसे उनकी जो सैलरीज हैं उनको कोई ग्रीड ना हो, कोई लालच ना हो, अच्छी सैलरीज हो। आप वहां पे बैठे हुए, आपकी यहाँ पे पुलिस स्टेशन किसी में जाए, 100 वाला जो बचपन में आपने बल्ब देखा होगा, वैसी हमारे यहाँ थाने पे ऐसी चीजें हैं, ऐसी पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं।
क्या चीजें हैं, हॉस्पिटल्स का हाल देखो। तो रेस्टोरेटिव जस्टिस और एक जो आपकी जो फंड्स हैं, उसको आप प्रोसिक्यूशन में ज्यादा लाएं, आप फंड उसमें करें। जस्टिस में एक बजट का हिस्सा है जो आपकी जो सिक्योरिटी है वो माशाल्लाह कितनी है, आधे से ज्यादा, मतलब तालीम में आपकी 3%, 2%, जिस मुल्क की तालीम पे 2% बजट हो, हेल्थ पे 1% बजट हो, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सुनील और मैं जिन्हें ये कह रहा हूं कि अब ये आज नहीं तो कल इनको बजट में एजुकेशन में 50 रखना पड़ेगा, इनको सेहत पे 50 रखना पड़ेगा। किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें हथियारों की जरूरत नहीं है, हमें तो एजुकेशन, किताबों की रिवॉल्यूशन की, एजुकेशन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। हमें तो पीएचडी चाहिए, हमें तो इल्म के मैदान में हमें नए देखे ना। मैं ये कहता हूं कि हमारे पास, आप हर साल देखते होंगे पाकिस्तानियों, किसको ये अवार्ड मिलते हैं जो मार्च में क्या कहते हैं, सितारा है, तमगा है, इम्तियाज, सदारती तमगा है, अवार्ड्स, ये सदारती। आप माशाल्लाह उसमें आर्ट को तो हम नहीं कह रहे, लेकिन मूवी स्टार्स, सिंगर, जो भी इनके फेवरेट हैं, वो भी जो पार्टी के बुनियाद पे माशाल्लाह ये हम देते हैं सदारती अवार्ड, मुल्क के, कंट्री के अवार्ड मिल रहे हैं, ये उनको मिल रहे हैं। और या तो एक दो सिविलियन हो गए किसी को हॉस्पिटल या किसी, बाकी पूरे माशाल्लाह सिक्योरिटी इदारों वालों। अब वाई? क्योंकि हमने ना साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना है, ना किए हैं, ना कोई मैथमेटिशियन प्रोड्यूस किया है, ना किए हैं, ना कोई बड़ा से बड़ा कोई बड़ा डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ना किए हैं। एक साइंटिस्ट, एक नोबेल प्राइज की पैदा किया, उसको भी हमने आज तक उसको पता ही नहीं है, उसको हम नाम लेने से भी, उसको हम ओन भी नहीं करते। तो सर हमें वही पहली बात अनलर्न करने की जरूरत है। सही। तो अब हम जो है सुमेर कंक्लूजन की तरफ जाते हैं और मैं फिर मुबारक सानी के केस की तरफ आऊंगा। काजी साहब जी ने जी एक दफा अपने किसी कोई केस चला था, उसमें कहा था, कांट टेक द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। इफ यू कांट टेक द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। काजी साहब भी यही कर लेते, इस मेरे ख्याल से अच्छा होता। इफ यू कांट टेक द हीट, तो वो उससे निकल जाते, लेकिन वो उन्होंने जो है नहीं ये समझा सही कि मैं ये करूँ ना। काजी बट साहब मुझे ये है देखें, कि जी जी काजी साहब को भी मेरे ख्याल से 2-3 महीने बचे हैं। वो जो भी है, लेकिन एक एक हाँ, अगरचे हम जब यूरोप की भी बात करते हैं तो इनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने स्टैंड लिया था ना हाँ, कहीं पर, नहीं भले। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल, स्टैंड यू आप आर लेते राइट। हो कि कहीं पर, हाँ, वहां पर आपको हिस्ट्री ब्रेक में लगानी आपका, होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हिस्ट्री में आपका नाम तो कम से कम ये लिख जाता कि उसने सरेंडर नहीं किया, स्टैंड, हाँ, ये सरेंडर नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल, एक जो ट्रू ट्रू। दूसरा है कि अब ये जो फैसला है ना सारा, जो क्लियर, तो अब ये क्योंकि केस ही जैसे वो हुआ है कि माइनॉरिटी के राइट्स और उनके अगेंस्ट हुआ है, तो जी इससे जब इंटरनेशनल की जो मैंने कवरेज देखी वो भी काफी नेगेटिव थी ना। तो सही। उसमें जो हमारे पास जो है कि ये जो एक हुआ है, इसको हम इंटरनेशनली लेवल पर जैसे जो माइनॉरिटीज है वो कैसे इसको रेज कर सकते हैं और बताएं कि ये चीजें हो रही है वहां पर, और ताकि गवर्नमेंट पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर प्रेशर आए कि आपके जो लॉज हैं वो आर्केइक है, वो न्यू नहीं है, आपको उसको मॉडर्न करना है। आपको उसको जो, अगर आप यूनाइटेड नेशन में अगर चाहे आपको पार्ट लेना है, तो आपको अपने आर्केइक लॉ को चेंज करके आपको जो है एटलीस्ट जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो आपको मीट करना ही होगा। उसके लिए क्या किया जा देखिए सकता सबसे है? सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे हम तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के हम भी वो सिग्नेटरीज हैं ना, सिग्नेटरीज है। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट अगर ये कोई चीज जा रही है तो उसकी अपील्स भी होती हैं, कोई हॉग में या कोई इनकी कोई इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हम्म, एक तो वहां पे भी ये जा सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ अपनी वॉइस रह सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक नहीं, चाहे ये जलियांवाला जो यहाँ अभी जो रिसेंट चर्चेस को जो आग लगाई गई, जो इतने सारे जड़ावाला चर्चेस में। को, जड़ावाला में, हम्म, देखिए माइनॉरिटीज तो इस मुल्क में बदकिस्मती से ना सेफ है, ना सिक्योर है, ना रियासत भी उनको, रियासत माशाल्लाह अपने सिटीजन और माशाल्लाह इनको ही नहीं कर पा रही, तो वो तो
बात की बात है। काजी तो फाइजिसा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। दिस इज द फेल्योर ऑफ द स्टेट। अब इसका हल देखें ना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप बाहर तो कहीं पे भी आप हाग में चले जाएं, ये कह जाएं, लेकिन रियासत के जब जो आपके जो सुतून है जस्टिस को, उसको आप तक जब तक मजबूत ना करेंगे, जैसे आई एग्री विथ यू कि अगर काजी साहब अगर ये स्टैंड लेते तो एक चीज उबम मच जाता और एक डिसेंट वॉइस चला जाता, और ताकि उनको भी पता चलता। तो हम सरेंडर करते हुए आए हैं, हम 56 से सरेंडर करते आए हुए हैं, चाहे कितने भी फैसले हैं। मैंने आपको बताया कि एक कम्युनिटी को आपने माइनॉरिटी कर दिया, उसमें भी आपने हमने सरेंडर कर दिया। एक कम्युनिटी को आप अभी भी आपने यहाँ पे अगर किसी के मंदिर को डैमेज किया जाता है तो कितनों को आपने सजाएं मिली हैं, या जड़ावाला में भी कितना हुआ है, तो वहां पे पनिशमेंट का क्या रेट है। तो जब तक ये हमारा सिस्टम खुद नहीं इंसाफ का सही नहीं होगा, तब तक आपका देखिए ना, इंटरनेशनल भी आपका वही कहेंगे कि आपके मुल्क ने क्या किया, हमारे मुल्क ने क्या किया, हमारी कोर्टों ने। भाई देखिए ना, वहां पे भी कहते हैं ना कि आपके यहाँ तो अदालती निजाम भी है, मैजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपके माशाल्लाह कोर्ट्स हैं। दिखाने के लिए तो हमारे पास तो ये एक टायर तो है ना। ये तो अलग बात है कि वो कोई भी एक टायर काम नहीं कर रहा, सही काम नहीं कर फंक्शनिंग रहा, नहीं। फंक्शनिंग नहीं है। लेकिन हमें हमें वहां पे तो ये चीजें दुनिया देखती है। तो हमें पहले अपने सिस्टम को ठीक करना है, हमें अपनी चीजों को, हमें अपने जहनों को सही करना पड़ेगा। हमें पहली बात तो ये माइनॉरिटीज वर्ड को ही, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि मेरा हाँ। ये एक होता है कि ये आप जब आप माइनॉरिटी लफ्ज बता देते हैं कि आपने डिफरेंस और एक नफरत और एक हेट्रेड का आप काम कर रहे हैं ना, आप लिख दो कि एवरी सिटीजन, खत्म, खत्म बात हो गई। आपको ये अल्फाज लिखने में क्या हो जाएगा? आप हर दफा ये अगर अमेंडमेंट बन रही है अपने फायदे के लिए, तो अमेंडमेंट होती हैं, 18 अमेंडमेंट आप कर लो, 21 अमेंडमेंट आप कर लो, पावर लेने के लिए 52 ए बी बना लो। तो भाई आपको अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा कोई ऐसी लिखने में कोई मसला नहीं है। आप ये भी लिखें कि जब अच्छा किसी भी झूठे मुकदमे में अगर कोई ऐसे, तो उनको भी सजा वही मिलेगी जो जिसने की है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आर फॉर ब्लैकमेलिंग ना। हिंदुओं के अगर शॉप पे या किसी मंदिरों पे जलाते थे, वो कोई एक स्टोरी बनती है कभी। आप मोस्टली पर्सनल ग्रजेस होते हैं, किसी का बिजनेस ग्रज होता है, किसी को क्या होती है, तो पर्सनल लेवल पे, पर्सनल एनिमिटी पे फिर जो करे उसको आपने क्या सजा दी है, नहीं होता। और जैसे मशाल खान का केस है, उसमें कितनों को सजा मिल गई, इन द एंड वो सारे मेरे ख्याल से उसको आजाद हो गए। तो ये हमारे यहाँ जब ऐसी स्टोरीज जाती हैं, तो अनसेफ और अनसिक्योर्ड माइनॉरिटीज फील करती हैं। लेकिन हमें ये वो रियासत को ही करना पड़ेगा, सिस्टम को करना पड़ेगा। आइन में ऐसी शिकें या आइन में ऐसे जो वर्ड्स हैं एक्सपंज करके नए ऐसे करने चाहिए। देखिए ना, हमें क्यों बताया जाता है, मैं तो कहता हूँ आपके आइन तो बदलते रहे हैं ना। 56 में आपका आइन हो गया, 62 में भी आपका आइन है, माशाल्लाह 73 में भी आपका आइन है। चीजें बदलती गई, आपकी फौजियों ने फिर माशाल्लाह जितनी मार्शल लॉ लगी, उन्होंने अपने ही उस पे हिसाब से अपनी अमेंडमेंट डाल दी, अपने आर्टिकल्स नए-नए उसमें ए, बी नाम ए, बी का डाल दिया। देखे ना, हमारे साथ ये भी हुआ है कि भाई जो रिटन है वो वही रहेगा, नहीं। तो माइनॉरिटीज को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का क्या शिक नहीं डाली जा सकती, या माइनॉरिटीज पे कभी कोई हमला हो या उसके परपेट्रेटर पे इस पे सख्त सजा की क्या शिक नहीं डाली जा सकती। तो ये चीजें हो सकती हैं। और जो बंदे या जो ऐसी कोई पार्टी या जो ऐसे जो जो मौलवी हजरात हैं जो हेट्रेड की करते हैं, तो उनको भी आप सख्त से सख्त सजा दे सकते हैं, उनके लिए भी आपका कानून होना चाहिए। लेकिन वेरी वेरी सैड टू से कि यहाँ पे जब रियासत ही उनको सपोर्ट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी, तो सिचुएशन इज क्वाइट ग्रिम एंड सीरियस एंड क्वाइट डिप्लोरेबल। सही। सुमेर, बहुत मजा आया आपके साथ इन सारे टॉपिक्स पर बात करने का। और हम नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे, नेक्स्ट जो हम रखेंगे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल उसका देखेंगे, कि जायजा देंगे कि कैसे उसमें क्या क्या जो है वो राइट्स मिलते हैं माइनॉरिटीज को और डिफरेंट कम्युनिटीज को। तो उस पर हम जरूर एक एक और सेशन रखेंगे।
लेकिन आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें जो है वो नॉट ओनली कि पाकिस्तान की सिचुएशन बल्कि इन टॉपिक्स पर हमारे जो ऑडियंस को जो है एक व्यू दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। Thank you so much, Vicky, for inviting me in your August forum and Sunil as well. तो जब भी आप थैंक यू कहेंगे सर। इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ थैंक यू, नहीं वो बहुत मजा आया जी। ओके, ओके थैंक यू। ओके।